Jai Hind friends, it's Monday and 17th of July 2023. Let's get started the Hindu editorial analysis which I compile for you, which is very beneficial if you are preparing for civil services examination. So let's get started over here. यहाँ पे कंपाइल करके आपको एक जगह पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। आपको बता दूं, अगर आप सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही बेनिफिट पहुंचा सकता है। वो क्यों? तो आपको बता दें, सारी चीज़ें यहाँ पे कंपाइल करके एक जगह पर प्रोवाइड करी जाती हैं जो कि आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा सकता है, जिसमें मैं पीआईबी एडिटोरियल, डाउन टू अर्थ, फ्रंट लाइन और डेली करंट अफेयर्स के साथ बहुत सारी एक्स्ट्रा बैकग्राउंड डिटेलिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है यहाँ पे, अगर आपको इस वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो आपको वो पीडीएफ भी प्राप्त हो सकती है। आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। हर बार की तरह यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो आपके सामने ये रहा। तो क्वेश्चंस क्या पूछा था यहाँ पे, एमंग द फॉलोइंग क्रॉप विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनमें से कौन सा है जो मानव के द्वारा सबसे ज्यादा सोर्स है मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड को रिलीज करने के लिए, यहाँ पे किसमें होता है। तो यही यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा है। पहले में कॉटन दिया है, दूसरे में राइस दिया है, तीसरे में शुगर केन, चौथे में व्हीट। तो आपको बता दें, देखिए मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ये सबसे ज़्यादा सोर्सेज हैं इसके, क्योंकि पैडी की जो फील्ड होती है, धान की खेती होती है, उसी से राइस निकलता है। और पैडी की फील्ड हम सभी लोग जानते हैं, यहाँ से मीथेन निकलता है। मीथेन का क्या होता है केमिकल फार्मूला, तो ये देख सकते हैं CH4। अब देखिए थोड़ी बैकग्राउंड को अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, जो कि मैं देख दिया। तो पैडी क्रॉप फील्ड यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई हो गई है जो कि रिलीज करती है, और ये एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है। इसका क्या मतलब होता है, एक वर्ड मीनिंग भी क्लियर हो जाएगी। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब ये होता है कि द एक्टिविटी डन बाय ह्यूमन बीइंग एंड द कॉज ऑफ कंसर्न डायरेक्टली रिलेटेड टू द एंथ्रोपोजेनिक, इट मीन्स डायरेक्टली रिलेटेड टू द ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। तो ये एस्टिमेट किया जाता है ग्लोबल राइस प्रोडक्शंस में रिस्पॉन्सिबल है 11% ऑफ द टोटल एंथ्रोपोजेनिक CH4 इमिशन यहाँ पे। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, राइस फील्ड से सीधे मीथेन भी हम लोग रिलीज करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे नेक्स्ट 11 टर्म किससे रिलेटेड है, यही यहाँ पे पूछा हुआ है। तो चलिए सीधे 11 का मीनिंग देखेंगे, फिर इसके आंसर को हम देखेंगे। तो यहाँ पे बता दें आपको, 11 जो है यह अप्रॉक्सीमेटली हिस्टोरिकल जियोग्राफिकल टर्म है, जो कि पहले ही आपको मैं बताया था अगर आप पिछली वीडियोस को देखे होंगे। तो यहाँ पे एक लार्ज एरिया को डिनोट करता है 11, और ये ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन से लेकर के वेस्टर्न एशियन तक, यहाँ पे अगर ये मेडिटेरेनियन है तो आपका ईस्टर्न से लेके ऐसे ये वेस्टर्न तक, ये वेस्टर्न एशिया तक, ये इसका रीजन होता है, जो कि आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ। तो ये अगर मेडिटेरेनियन सी है तो आप लोग समझ सकते हैं, आशा करते होंगे कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। यहाँ पे बात करी जाए तो ये नैरोस्ट सेंस में देखा जाता है, अगर आर्कियोलॉजी को यहाँ पे कंसर्न करके देखा जाए तो क्या है यहाँ पे, ये जो सीरिया का रीजन है, आपको इसी रीजन में सीरिया पड़ता है क्योंकि वेस्ट एशिया और ये बाउंड्री टच करता है मेडिटेरेनियन सी से। तो ये ग्रेटर सीरिया और इंक्लूड करता है सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, सभी यहीं वाली कंट्री हैं, जो कि आपको याद भी आ रही होगी। पैलेस्टीन, मोस्ट ऑफ द टर्की, साउथ वेस्ट, मिडिल ईस्ट, यूफ्रेट्स। यूफ्रेट्स एक रिवर है, इंपॉर्टेंट रिवर है। इसके पास टिग्रिस भी एक रिवर है, इंपॉर्टेंट रिवर है। ये सारे रिवर सिविलाइजेशन से रिलेटेड करके देखे जाते हैं। 11 का जो अभी डिस्क्रिप्शन में दिया, यह क्रॉस रोड्स ऑफ वेस्टर्न एशिया और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, जो कि बता रहा हूं यहाँ पे बार बार, यही वाले रीजन हैं जो यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं। तो ये है जो चीज़ें आपको बताई गई हैं। आशा करते हैं क्वेश्चंस और इसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग दोनों क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट दे रहा है, जो कि आपका ये रीजन हो गया ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी का शोर, जो कि आपको अगर ये देखा जाए तो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर यही होता है। यहाँ की सारी कंट्री जो होती हैं यहीं पे 11 का टर्म यूज करके इन रीजन को बोला जाता है।
अब आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पीआईबी न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे इंडिया और मंगोलिया दो कंट्री हैं। मंगोलिया की कैपिटल क्या है? तो उलन बटार है। यहाँ पे क्या हुआ है जो इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहले देखेंगे नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज इन्हीं दो कंट्री के बीच में होता है। कौन कौन? इंडिया एंड मंगोलिया। तो यहाँ पे शुरू हुआ है मिलिट्री एक्सरसाइज। याद रखिएगा, क्वेश्चंस आ सकता है ये कि नोमैडिक एलिफेंट किस किस कंट्री में, कौन सी कंट्री यहाँ पे एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यहाँ पे 95वां सेलिब्रेशंस यहाँ पे किया है। आईकार इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है ये, जो कि भारत के रिसर्च में योगदान देता है। तो कौन सा सेलिब्रेट किया है ये डे? फाउंडेशन डे। तो 95 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं इसके, याद रखिएगा। भूमि सम्मान दी गई है। ये सम्मान किससे रिलेटेड है? क्वेश्चंस बना सकता है ये, तो याद रखिएगा ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को उनके भागीदारी में दी गई है। किस प्रकार से डिजिटलाइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड को करा जा रहा है। प्रेसिडेंट, भारत के प्रेसिडेंट इसको प्रोवाइड करेंगे। ये कौन है? आपकी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा, द्रौपदी मुर्मू जी फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट यहाँ पे देखी गई हैं, तो ये किस ट्राइबल ग्रुप से आती हैं? मेरा क्वेश्चन आपसे यही है। इनके ट्राइब का आप नाम जरूर लिखें कमेंट सेक्शंस में अगर आपको पता हो तो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बहुत ही फेमस ट्राइब ग्रुप से निकल के आती हैं और किस राज्य से बिलोंग करती हैं ये भी लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलें। आगे बढ़ते हैं ग्लोसरी की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप डेली 5 या 10 ही ग्लोसरी इसके याद करते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको बता दें ये जो वर्ड है इसके सारे सिनोनिम यहाँ पे दे दिए जाते हैं, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप करने में मदद करेगी। आपकी ग्लोसरी पावर, आपकी वर्ड पावर बूस्टअप करने में मदद करेगी। तो यहाँ पे क्या है? कांग्लोमेरेट का क्या मतलब होता है? ऐसी छोटी छोटी कंपनी जो मिलकर बड़ी कंपनी बनाती हों, इन्हें कांग्लोमेरेट बोला जाता है। तो इसकी सिनोनिम्स अगर देखा जाए तो कॉरपोरेशन, कंबाइन, ग्रुप, ग्रुपिंग, कंसोर्टियम और पार्टनरशिप, ये सब चीज़ें यहाँ पे बोली जाती हैं। पार्टनरशिप। तो डिजास्टर दूसरा जो वर्ड निकल के आता है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है महाविपदा, ऐसी विपदा जिसे हम डिजास्टर बोलते हैं। तो सिनोनिम्स क्या होता है इसका? कैटास्ट्रोफ, कैलेमिटी, कैटाक्लिज्म, ट्रेजेडी, एक्ट ऑफ गॉड, हेलोकॉस्ट, एक्सीडेंट, मिसहैप, मिस एडवेंचर और मिसचांस, ये सारे इसको सिनोनिम्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो हम लोग सभी लोग यूज करते हैं अवेयरनेस, लेकिन इसका सिनोनिम बहुत कम लोग जानते हैं। तो सतर्कता इसका हिंदी हो गया, और कॉन्शियसनेस, रिकॉग्निशन, रियलाइजेशंस, कॉग्निजेंस, परसेप्शन, एप्रीहेंशन, अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रैप्स, ये सारी वर्ड मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आपको अपनी वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे यमुना क्लेम बैक दिल्ली, पूरा दिल्ली को अपने चपेट में यहाँ पे ले ली है। देख सकते हैं किस प्रकार से डेल्यूग इनंडेटेड रीजन ये दिख रहे हैं, बाढ़ वाले प्रभावित। जो बैरिकेडिंग है पुलिस की वो भी डूबती हुई नजर आ रही है। घरों को छोड़ करके यहाँ पे रेस्क्यू टीम लोगों को लेकर के जा रही है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई रोक दी गई है। यहाँ पे फूड मटेरियल की शॉर्टेज हो गई है। वाटर, जो क्लीन वाटर है वो भी शॉर्टेज हो गई है। वो कैसे? तो आपको बता दें, जब बाढ़ आता है तो वाटर लेवल रिचार्ज हो जाता है। वाटर लेवल बाढ़ से जो रिचार्ज हुआ तो जो मोटर जा रही है वो भी आदमी की, वो भी ये डस्ट वाली और गंदे पानी ऊपर चढ़ जा रहे हैं, जिसके कारण वो पोर्टेबल वाटर के रूप में यूज नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम है। दूसरा, जो बहुत सारी नीडी ऑब्जेक्ट हैं डेली नीड की, वो भी प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, इसीलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लोगों को करा जा रहा है। अब दिल्ली गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत सारे कदम अपने तो ले रही है, लेकिन इतना बड़ा डिजास्टर्स इतिहास में लगभग इस तरीके की चीज़ें नहीं हुई थी, और ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिजास्टर इन दिल्ली देखा जा सकता है। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट है चीज़ें कि क्या कारण है कि यमुना में इस तरीके से अगर बाढ़ आती है, तो आपको बता दें एंथ्रोपोजेनिक ही एक्टिविटी है। अभी आपको एंथ्रोपोजेनिक का मतलब मैं पिछले स्लाइड्स में ही समझाया हूं, तो आशा करता हूं समझाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो क्या है ये चीज़ें, तो आपको बता दें कैचमेंट डाउन स्ट्रीम हथनी कुंड बराज कहाँ पे है आपका, तो हथनी कुंड बराज आपका है
हरियाणा प्रदेश में। हरियाणा प्रदेश में है, वहाँ से आपको पानी आती है दिल्ली और ये सप्लाई होती है। तो यमुना रिवर में जो पानी छोड़ी जाती है इसी बराज से छोड़ी जाती है। कई दिन से मैं इसको कवर कर रहा हूँ। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर क्या है कि क्यों हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, वो भी चीज़ें देखी जाएगी। तो यहाँ पे आपको बता दें 3 कैनाल हैं, 1, 2 एंड 3। एक से आपको दिल्ली में आ जाती है, दूसरे से आपको यूपी में आ जाती है, तीसरे से हरियाणा में कैनाल डाइवर्ट कर दिया जाता है। बराज और डैम में हमेशा अंतर होता है। डैम जो है स्टोरेज और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शंस के लिए जाना जाता है। बराज में स्टोरेज नाम मात्र के हो सकते हैं, ज़्यादा स्टोरेज करने पे बराज टूट जाता है, प्रोडक्शंस नहीं होती है। ये डाइवर्जन के लिए जाना जाता है बराज, याद रखिएगा। जब पानी ज़्यादा हो तो इसको डाइवर्ट कर दिया जाए दूसरे राज्यों में, इसीलिए ये जाना जाता है। तो ये सारी डिफरेंसेस थी जो आपको यहाँ पर बताया। तो यहाँ पे जो रिवर बेड है यमुना नदी की, वो क्या हो रही है? तो यमुना नदी की जो रिवर बेड है, फ्लड प्लेन है, ये क्या हो रही है? इनक्रॉच कर लिए गए हैं। क्या होता है इनक्रॉचमेंट? यानी अगर ये नदी चल रही है तो यहाँ पे इन एरिया में बस्ती बना देना, इन एरिया में बस्ती बना के रह लेना। कोई तो इसके किनारे तक भी आकर के रहने लगते हैं। तो इस पे प्रेशर पड़ती है एक प्रकार से, जिसके कारण ये क्या होता है, पहले तो हम लोग रिवर को डेथ तक पहुंचाने में योगदान दे रहे हैं, यानी रिवर को मारते हुए हम नजर आते हैं। तो ये जो बाढ़ आती है, बाढ़ का तो ये एरिया बेसिन वाली एरिया यही तो होती है। इसकी 10 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर तक ये एरिया तो होती ही है, बेसिन वाली एरिया। तो इस एरिया में हम लोग जा करके बस्ती बना लिए हैं। तो ये इसका एरिया है, हम लोगों का एरिया नहीं है। तो ये हम लोगों का एरिया नहीं है, तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए रिवर के भविष्य के बारे में, उसके हेल्थ के बारे में, उसकी पोल्यूशंस के बारे में हमें सोचना चाहिए कि हम कम से कम इस रिवर को सही प्रकार से रखें। जिम्मेदारी ह्यूमन की ही तो है यहाँ पे, क्योंकि ह्यूमन ही तो पोल्यूशन मचा रहा है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं एडिटर के द्वारा कि हम उनके एरिया में पहुँच गए हैं और ये रीजन अपना पुनः यमुना क्लेम करती हुई नजर आ रही है, पुनः उसको कैप्चर कर ली है। दूसरी जो बातें निकल के आ रही हैं कि जो ऑब्स्ट्रक्शंस है 30 ब्रिज यमुना रिवर पे, फ्लाईओवर पे यहाँ पे अगर बात करी जाए, यमुना के अंदर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जब चली है, ये रिवर है तो कई सारे ब्रिजेज ऐसे अब रिवर ये क्रॉस हो रही है इधर से, तो इसके पिलर भी तो इसी रिवर पे हैं। तो यमुना चौड़ी है लगभग 500-300 मीटर कहीं कहीं, तो ये रिवर क्रॉस होके जा रही है, तो ये डाइवर्जन का भी कार्य कर रहे हैं ये पिलर। तो इसकी वजह से भी ये कंस्ट्रक्शंस जो हुए हैं दिल्ली में, ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए हैं, वन ऑफ द प्रॉब्लम। दूसरा जो बात करी जा रही है, इलीगल फार्मिंग हो रही है। आपको बता दें यमुना का जो बेल्ट है दिल्ली में, वहाँ पे बहुत सारी फ्लावरिंग होती है, वेजिटेबल का प्लांटेशंस होता है, ये सारी खेती होती है इधर यमुना के किनारे वाले इलाकों में, जो हर बार बाढ़ से डूबी हुई रहती है। तो उन जगहों पे आपको इजीली वाटर मिल जाती है, न्यूट्रिशियन सॉइल मिल जाती है, लेकिन साथ ही साथ जो दिल्ली का पोल्यूशन है वो भी आपको फ्री में प्राप्त हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। इलीगल फार्मिंग वहाँ पे चल रही है जो कि अलाउ नहीं है, इनक्रोचमेंट हो रहा है, रिवर बेड को यहाँ पे माइनिंग करी जा रही है वहाँ से। तो ये क्या होगा, बाढ़ को तो हम लोग बुलावा देंगे। दूसरा जो सीवेज है, यानी जो हम लोगों का सीवेज वाटर है, सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट हम लोग नहीं कर रहे हैं, जो भी गंदगी जा रही है उसमें डायरेक्ट हम लोग डालते हुए नजर आ रहे हैं। यही सारी इंपॉर्टेंट बातें यमुना को लेकर के बोली जा रही है। एक्सपर्ट इन सब पे विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से अनट्रीटेड वाटर उसमें डाला जा रहा है, जो एफ्लुएंट है उसमें डाला जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, नदी की जो बेड है ना वो भर रही है और उसकी जो फ्लो करने की इस डायरेक्शन से वो भी डाइवर्ट होती हुई नजर आ रही है। तो यमुना रिवर को इम्पैक्ट हम लोग कर रहे हैं, जिसके कारण ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। देख सकते हैं कहाँ कहाँ चीज़ें डूबी। तो आपको बता दें, आपका चांदनी चौक, लाल किला, सुप्रीम कोर्ट, यमुना बैंक मेट्रो स्टेशंस, आनंद विहार, ISBT, ये सारे के सारे बेल्ट जो हैं लगभग भीग चुके हैं। यमुना का तराई बेल्ट तो पूरा का पूरा खाली कराया गया है, उसका मैं लोकेशंस नहीं बता रहा हूँ, वो सारे लोग तो जान ही रहे हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट रईस वाले इलाके हैं ना, वो भी इनंडेट हो चुके हैं। देख सकते हैं रोडों पे नाव पहली बार इस प्रकार से चलाई जा रही है। ऐसी चीज़ें बहुत भयानक चीज़ें होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं न्यूज और फैक्ट्स की तरफ। तो स्टैटिक मिनिस्ट्री यहाँ पे क्या कर रहा है, SCES ये बॉडी है स्टैटिक मिनिस्ट्री के अंदर, और ये इसका जो कार्य था बहुत लिमिट था पहले, अब इसके कार्य को रिप्लेस किया जा रहा है
स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टैटिक्स। तो याद रखिएगा SCS किससे रिप्लेस हो रहा है, स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टैटिक्स से रिप्लेस हो रहा है। SCOS से याद रख लीजिएगा इसको, SCS से। तो इसका ब्रॉडर मैंडेट इसको दिया जा रहा है, थोड़ा कार्य करने की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है NSO नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिसर्स के अंतर्गत। अरविंद केजरीवाल यहाँ पे 10,000 रुपए का कंपनसेशन देते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी फ्लड अफेक्टेड फैमिली है जिसको इस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो दिल्ली के जो CM हैं अरविंद केजरीवाल यहाँ पे अनाउंसमेंट किए हैं 10,000 रुपये उनको गवर्नमेंट की तरफ से कंपनसेशन दिया जाएगा। हालांकि ये कंपनसेशन बहुत अधिक नहीं है, लेकिन अपने तरफ से अगर एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी अगर आपको दे रहा है तो ये तो चीज़ें सही है, करनी चाहिए, क्योंकि ये जो त्रासदी है दिल्ली में वो बहुत मेजर तबके पे आ गई है। आपको क्या लगता है केवल यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट को इंडल्ज करना चाहिए, यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट जो है उसको हेल्प नहीं करना चाहिए, कंपनसेशन नहीं करना चाहिए? क्योंकि अदर राज्यों में जब इस प्रकार के फ्लड आते हैं तो यहाँ पे उनको दी जाती है। तो क्या दिल्ली गवर्नमेंट यहाँ पे जो प्रोवाइड कर रही है यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट को नहीं हेल्प करना चाहिए आकर के? अगर ह्यूमैनिटी को कंसीडर करके चीज़ें चलेंगी तो हाँ करना चाहिए। पॉलिटिकल को कंसर्न में रख करके ये चीज़ें अगर लेंगे वो, तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ें, जो फ्लड अफेक्टेड इंडिविजुअल है यहाँ पे, वो आपको बता दें, ये सारी चीज़ें चल रही हैं जो आपको अभी बताया जा रहा है। गला सूख जाता है बोलते बोलते यार। कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ इंडिया अगर बात करी जाए तो ओनली ऐप यहाँ पे एक रेस के ऐप यहाँ पे बचते हुए नजर आना है। और ये कॉज ऑफ कंसर्न दिखाया कौन? तो चाइना ये बोल रहा है भारत में एक ऐसी कंजर्वेशन पॉलिसी चल रही है कि जो गिवन है वो बहुत कम संख्या में बचे हैं। ऐप की कैटेगरी एक ही यहाँ पर बची हुई है, ऐसी बोली जा रही है। तो याद रखिएगा ये कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ इंडिया यहाँ पे दिखाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल रहने वाला है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करी जाएंगी। इंडिया की फ्रांस की रिलेशंस क्या है? अभी रिसेंटली आपके मोदी जी देश के प्राइम मिनिस्टर जो PM हैं वो कहाँ पे विजिट किए? तो आपके फ्रांस में विजिट किए। किस डे पे? बेस्टाइल डे। तो बेस्टाइल डे पर विजिट किए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे परेड में यहाँ पर उनको बुलाया गया था। तो ये 25 साल का जो रिलेशंस है इंडिया फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यानी इंटरनेशनल लेवल पे हम लोगों का जो स्ट्रेटेजिक एक कंट्री दूसरे कंट्री से किस प्रकार से पार्टनरशिप करी है उसको लेकर के दर्शाया जा रहा है। तो हम लोग अच्छे से इंडिया और फ्रांस की पार्टनरशिप की बात करी जाए तो अच्छा तो चल रहा है, साथ में कुछ नया भी चीज़ें ऐड हो रही हैं। उन सब चीज़ों को देखा जाए। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन साहब और मोदी साहब दोनों लोग आपस में ये चीज़ें करे हैं। एग्रीमेंट की अगर बात करी जाए, अभी रिसेंटली जो गए थे PM मोदी, तो क्या क्या एग्रीमेंट यहाँ पर चला है? तो स्ट्रेटजिक रोड मैप जो 25 साल की बनाई जा रही है, जो 2047 तक यहाँ पे चीज़ें चलेंगी, वो क्या है? तो इसमें इंक्लूड किया गया है कि कोऑपरेशंस होगी किस फील्ड में? तो रक्षा वाले फील्ड में, डिफेंस वाले फील्ड में, और स्पेस वाले फील्ड में, न्यूक्लियर एनर्जी वाले फील्ड में, क्लाइमेट चेंज को लेकर के कार्य होंगी, ग्रीन ट्रांजिशंस की बातें बोली गई हैं, एजुकेशन वाले फील्ड में, और पीपल से पीपल की पार्टनरशिप की वही बातें बोली गई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर बताया। कोऑपरेट करने की बातें बोली गई हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में किस प्रकार से चीज़ें लेकर के चला जाएगा। तो अभी तक US था, अब ये यहाँ पे फ्रांस भी इंडो पैसिफिक रीजन में इसको भी बुलाने की बातें बोली जा रही हैं। मिलिट्री, नावल एक्सचेंजेस, ट्राइलेटरल डेवलपमेंट जो फंड होगी किस प्रकार से कंट्री को हेल्प करती हुई नजर आएगी। यहाँ पे राफेल फाइटर जेट का 26 यहाँ पे खरीदने की बातें भी इंडिया की तरफ से बोली जा रही हैं, जो कि मरीन राफेल यहाँ पे इस बार होगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी और साफरान हेलीकॉप्टर इंजन, यहाँ पे ये दोनों कंपनी मिलके यहाँ पे लाने की बातें बोली जा रही हैं। तो हेलीकॉप्टर इंजन भारत में हाल के द्वारा मिल करके और जो वहाँ की कंपनी है उसको मिल करके यहाँ पे बनाने का प्रयत्न होगा।
अब थोड़ा सा फ्रांस के मैप को देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर विजिट हुई है रिसेंटली, तो आपको बता दें ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फ्रांस का सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बॉर्डर कहाँ कहाँ से लग रहा है। तो ये आपका बेल्जियम हो गया, ये आपका लग्जमबर्ग हो गया, जर्मनी से बॉर्डर टच करता है, स्विट्जरलैंड से बॉर्डर टच करता है, इटली से बॉर्डर टच करता है, दूसरा स्पेन से बॉर्डर टच करता है, और ये मेडिटेरेनियन सी, जो गल्फ ऑफ लॉयन, ये चीज़ें याद रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लिगोरियन सी, बे ऑफ बिस्के और इंग्लिश चैनल, जहाँ से क्वेश्चंस बार बार आते हैं, स्ट्रेट ऑफ डोवर ये भी है, जो इस पास को स्ट्रेट बोला जाता है, नैरो पास होती है दो लैंड के बीच में, वो स्ट्रेट बोला जाता है। तो ये इंग्लिश चैनल है, स्ट्रेट ऑफ डोवर है, ये नॉर्थ सी है। तो कुछ अगल बगल के भी रीजन देखने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फ्रांस की बात करी जाए तो आपका फ्रांस है, इसका कैपिटल आपको यहाँ पे मिलेगा पेरिस। क्वेश्चंस ये भी आया है, पेरिस जो कैपिटल है वो किस नदी के किनारे होता है। तो यहाँ एक रिवर है सीन, उसका नाम है, और सीन नदी के किनारे ये बसा हुआ है पेरिस, याद रखिएगा, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये सारी डिटेलिंग जो आपको दिया, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि पहले ये शेयर करता है जो बाउंड्री, वो किस किस कंट्री के साथ करता है। तो हमेशा याद रखिएगा, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, बेल्जियम एंड स्पेन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो फ्रांस रिमेंड बात करी जाए अभी तक, तो ये रिफ्यूज करता हुआ नजर आया है इंडिया के इंटरनल अफेयर में। इस तरीके से नहीं है, ये यूरोपियन यूनियन मेंबर जो अभी पीएम पहुंचे यहाँ पर, और पीएम के फ्रांस में पहुंचने से पहले ही ये लोग क्या करने लगे हैं, यूरोपियन यूनियन मिलकर मणिपुर में ये कहने लगे कि इस वायलेंस को रोकना चाहिए, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन की जो अटैक हो रही है, इस प्रकार से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा इंटरनल मैटर है, हम उसे डील करेंगे। हालांकि ग्लोबली अगर बात करें तो ह्यूमैनिटी का कंसर्न तो होता ही है, इसको भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फ्रांस क्या किया है, इन सब चीज़ों से बचा है इंटरनल मैटर में कमेंट करने के लिए भारत के। तो भारत के इंटरनल मैटर में ये नहीं कमेंट कर रहा है, तो हम लोग भी इसके इंटरनल मैटर में नहीं कमेंट कर रहे हैं। हालांकि यूरोपियन यूनियन की जो अभी आपको बताया, ये कमेंट करते हुए, क्रिटिसाइज करते हुए गवर्नमेंट को मणिपुर के केस में निकल के आई है और ये कमेंट कर रही है। वहीं पे अगर बात करें रसिया वार की, यूक्रेन की, यहाँ पे क्या बोली जा रही है, तो ये जो ज्वाइन करने की बातें बोली जा रही हैं वेस्टर्न कंट्री के द्वारा, यहाँ पे बहुत सारी इशू निकल के आई हैं। अभी रिसेंटली नाटो की मीटिंग हुई है। नाटो की मीटिंग कहाँ पे हुई है, कमेंट सेक्शंस में बताइएगा जरूर। यहाँ पे आपको कंट्री का नाम बताना है, मैं कैपिटल उस कंट्री का बता दे रहा हूँ। तो विल्नियस एक शहर है, उस कंट्री में यहाँ पर हुई है। तो विल्नियस शहर है, उसकी कैपिटल है, और कंट्री का नाम आपको बताना है, याद रखिएगा। यहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं। क्या आपको इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, तो इंडिया भी बहुत सारी इशू पे यहाँ पे बसता हुआ नजर आ रहा है। फ्रांस के इंटरनल मैटर पे हम भी नहीं कर रहे हैं। फ्रांस में भी क्या चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है। वहाँ का जो कोर्ट कह रहा है कि प्रोटेस्ट को रोका जाए, पुलिस पे अटैक नहीं किया जाए। यहाँ पे क्या हुआ था, आप फ्रांस में आपको बता दें, तो एक टीनेजर है अल्जीरियन, तो याद रखिएगा अल्जीरियन, ये इमिग्रेंट था, 17-18 साल का लड़का था, टीनेजर था। ये क्या हुआ, इसको पुलिस वहाँ पे गोली मार दी, जिसके कारण इसकी हत्या हो गई और हैवी प्रोटेस्ट यहाँ पे शुरू हो गया। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हम लोग इंटरनल मैटर में हम लोग भी कमेंट नहीं किए हैं। ये सारी डिटेलिंग थी जो आपको यहाँ पर देना था। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्या चल रहा है, क्या रिलेशन हो रहा है, किस प्रकार से हम लोगों का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चल रहा है, किस किस फील्ड में कोऑपरेशंस कर रहे हैं, फ्रांस में क्या चल रहा है, क्या क्या हम लोग डील किए हैं, राफेल से लेकर के सारी डीलें यहाँ पे हुई हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे फ्लड फ्यूड जो चल रहा है उसको हम डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। नॉर्थ इंडिया की अगर बात करी जाए तो जो अभी डायनामिक चेंज आ रहा है, क्लाइमेट चेंज को लेके, अर्बनाइजेशंस को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में जो कमियां हैं, लेकुना मतलब कमियां, शॉर्टफॉल्स, जो भी चीज़ें हुई हैं, वह इंडिया के लार्ज सिटी को यहाँ पे डुबोती हुई नज़र आ रही हैं। ये सारी चीज़ें इंडिया को मानसून के सेशंस में ही फेस करने पड़ते हैं। जो टोपोग्राफी है भारत की, टोपोग्राफी,
वो हिल्स स्टेट को लेकर के ये यहाँ पे क्या है, बहुत सारे जगहों पे लैंडस्लाइड हो रहे हैं, एवलांचेज हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि लाइफ और प्रॉपर्टी को थ्रेट हो रही हैं। तो यानी लाइफ और प्रॉपर्टी डैमेज हो रहे हैं, बहुत सारे रोड ही खिसक जा रहे हैं, बहुत सारे रोडों पे जो गाड़ियां हैं मिट्टी में मिल जा रही है, ह्यूमंस की डेथ हो रही है। तो लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों चीज़ों की हो रही हैं। तो नॉर्थ इंडिया में स्पेशली अगर बात करी जाए तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, अब दिल्ली भी आ गया है। तो इन स्टेटों को यहाँ पर रिपोर्ट करी गई है रेनफॉल जो कि 60 के आसपास डेथ हुई है। एक्चुअल टॉल अगर बात करी जाए टोटल नंबर तो बहुत ज़्यादा संख्या होती है, इतना ही नहीं। यहाँ पे IMD का रिपोर्ट क्या बता रहा है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसकी बैकग्राउंड में जाकर के चीज़ों को हम देखेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। तो दिल्ली यहाँ पे एक्सेस और लार्ज एक्सेस रेनफॉल यहाँ पे अचीव की है 8 दिन के अंदर अगर देखा जाए तो 3 जुलाई से 10 जुलाई ये अगर कंसीडर करते हैं तो 221 मिलीमीटर रेन यहाँ पे देखा गया है। अगर एवरेज दिखाएं तो 209 चलता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आंकड़ा है जिसके कारण फ्लडिंग रेनफॉल यहाँ पे इम्पैक्ट करती हुई नजर आई है। तो कहाँ कहाँ तक पहुँच गई है ये दिल्ली की बाढ़, तो रेड फोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन एरिया में बहुत हैवी तरीके से लाल किला फ्लड करती हुई नजर आ रही है। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन, सारी ITO सब डूबती हुई नजर आ रही है। अब तो नाव चलाना पड़ रहा है हर जगहों पे, आपको बता दें ऐसी सिचुएशंस दिल्ली में आई है। ये सारी चीजें जो आपको बता रही हैं। अब जल्दी से IMD देखेंगे जो कि बैकग्राउंड डिटेलिंग है और इम्पोर्टेंट है। तो ये एक एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनेगा IMD किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री दे देगा, अर्थ मिनिस्ट्री दे देगा, स्पेस दे देगा, इस प्रकार से चीजें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंतर्गत आता है। प्रिंसिपल एजेंसी है जो कि जिम्मेदार है किसके लिए, तो किस प्रकार से वातावरण चल रहा है उसका फोरकास्ट करने के लिए, बताने के लिए, और जो भूकंप है उसको भी रीडिंग करने के लिए ये जिम्मेदार है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन बताने के लिए जिम्मेदार है। कई लोग इसको नहीं गेस कर पाएंगे, इसलिए ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सिस्मोलॉजी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में है। 6 रीजनल इसके बॉडी हैं, कहाँ कहाँ, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, गुवाहाटी, न्यू दिल्ली। ये चीज़ें याद रखिएगा जो आपको बताया जा रहा है। तो केवल इंडिया में नहीं, अंटार्कटिक वाले फील्ड में भी अपना ये कवर फैलाया हुआ है। स्थापना की बात करी जाए तो 15 जनवरी 1875 को हुई है। वहीं पे बात करी फोरकास्टिंग की इसकी, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वार्निंग ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये भी नॉर्थ इंडियन ओशियन रीजन में जो ओरिजिनेट होते हैं, मलक्का स्टेट में, बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में, पर्शियन गल्फ में, इन रीजन को भी, यानी केवल भारत के लिए कार्य नहीं करता है और भी कंट्री के लिए कार्य करता हुआ नजर आ रहा है, दूसरे रीजन में कार्य करता हुआ भी नजर आ रहा है, वहां का भी रिपोर्ट देता है ये। तो ये एक समर था। समर क्या है, सिस्टम ऑफ एरोसॉल मॉनिटरिंग रिसर्च। तो ये 2016 में लॉन्च किया गया था। किस प्रकार से ब्लैक कार्बन यहाँ पे इम्पैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। पहला जो है मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन हुआ था इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, कलकत्ता ऑब्जर्वेटरी 1785 में, मद्रास ऑब्जर्वेटरी 1796 में, कोबला ऑब्जर्वेटरी 1826 में। ये सारी चीज़ें आपको जो दिया बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर आप एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव की बात करें तो। दूसरी जो चीज़ें निकल रही हैं यहाँ पे कि जो प्रोबेबिलिटी है एक्सट्रीम रेन की, कि बारिश किस प्रकार से चीज़ें लेकर के आई हैं, तो ये वार्मिंग जो चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से यहाँ पे आर्कटिक में, अरेबियन सी में, यहाँ पे उनके वाटर में टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है। तो वहाँ के जलों में, करंट में, वहाँ के वार्म टेम्परेचर हो रहे हैं जिसके कारण ये सारी फ्रीक्वेंटली चीज़ें हो रही हैं और भविष्य में ये चीज़ें रुकने वाली नहीं है। अभी और तरीके से अर्बन फ्लडिंग को देखते हुए नजर आएंगे। तो बेंगलुरु हो गई, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, ये सब सिटीज़ बचेंगी नहीं, यहाँ पे होती ही चली जाएंगी। नेशनल कैपिटल टेरिटरी इवॉल्व किया है, जॉइंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, किस प्रकार से एयर पॉल्यूशंस को कंट्रोल किया जाए, क्लीन एयर लाकर रखा जाए यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हैं, क्लीन एयर मिलनी चाहिए, हम लोगों का अधिकार भी है। लेकिन अब जो फ्लड का सिचुएशंस आ रहा है ये थोड़ा अलग एंगल लेकर के आ रहा है। अब फ्यूचर में इस प्रकार के फ्लड को किस प्रकार से टैकल करा जाएगा। ये थी सारी डिटेलिंग बैकग्राउंड डिटेल के साथ आपको दे दी गई है। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कॉन्ग्लोमेरेट एक वर्ड था जो अभी आपको इसका मीनिंग मैं बताया।
आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। एक बार पुनः बता दें, इसका मतलब होता है बड़ी छोटी छोटी कंपनियां मिलकर बड़ी कंपनियां बना लेती हैं, तो इसको कॉन्ग्लोमेरेट बोला जाता है। हिडनबर्ग के रिसर्च को लेकर के बहुत सारे यहाँ पे न्यूज़ आए हुए थे। तो ये हिडनबर्ग का जो रिपोर्ट है ये क्या है, ये जो रिपोर्ट निकालता है किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को पकड़ता है, उसकी पूरी की पूरी जो भी शॉर्ट फॉल्स होती हैं, कमियां होती हैं, उसको ये निकाल करके सामने लाकर रख देता है। तो ये इसका काम है, प्राइवेट एजेंसी है, इसके बारे में भी बैकग्राउंड डिटेल आपको दे दी जाएगी। तो यहाँ पे क्या करता है, जो भी इंडिया के बिग बिजनेस हैं, जैसे कि अदानी ग्रुप की बात करी जाए तो भारत में अदानी ग्रुप कंपनी को ये जितनी भी एक्विजिशन चल रही थी उसको लेकर के ये न्यूज़ लाया था, और उस कंपनी के जो लूप होल्स थे, जो कमियां थी, जो करप्शंस हो रहे थे, उसको ये निकाल के रख दिया था। तो ये सारी चीज़ें करता है, और फिनेंशियल मार्केट यहाँ पे किस प्रकार से मनी दे रही है एक दूसरे को, इसको भी कवर करता है। अभी रिलायंस इंडस्ट्री की बात करी जाए तो यहाँ पे ये डीमर्जर कर रहे हैं फिनेंशियल सर्विसेज से, ये भी देखिए एक प्रकार से इशू ही क्रिएट हो रहा है। तो जो नई एंटिटी है, अब नई प्रकार से चीज़ें चलेंगी। तो पहली एंटिटी अगर डेप्ट में है तो आपको नई एंटिटी बना दे रहे हैं, ये ऐसी चीज़ें चल रही हैं। फॉस्टर क्या करेगी, यहाँ पे एक्सट्रीम एसेट की बातें बोली जा रही हैं, इनकम इनइक्वालिटी। तो जो गरीब तबका है वो गरीब ही रह जा रहा है, जो अमीर तबका है वो और ही ज़्यादा अमीर होता हुआ चला जाए। तो जो गैप बन रहा है ना अमीर और गरीब में, वो हमेशा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, रुक नहीं रहा है। तो इस प्रकार से चीज़ें चलती हुई नजर आ रही हैं। इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो रही हैं, और दूसरी चीज़ें जो बात करी जा रही है, मीडिया को कैप्चर भी किया जा रहा है। तो डायलेट हो रही हैं सारी की सारी रोल जो सोसाइटी में प्ले होती हैं, इस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं। ये नैरो क्या कर रही हैं, तो ये पॉलिटिकल डिस्टेंस बिटवीन स्टेट और बिग बिजनेस, जो बिजनेसमैन है और स्टेट यानी गवर्नमेंट है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है इसको कम करता हुआ चीज़ें नज़र आ रहा है। ये इस प्रकार की बातें बोली जा रही हैं। पहली बात करी जा रही है न्यू लिबरल, यानी नई प्रकार से जो लिबरलिज्म है, उदारवादी स्वभाव की चीज़ें, जिससे क्या हो रहे हैं, बिजनेसमैन और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे क्लोज आते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्राइवेटाइजेशंस की बातें बोली जा रही हैं, प्राइवेट मटेरियल प्राइवेट करने की बातें बोली जा रही है, जैसे कि ट्रेन हो गई, स्पेस हो गई, हर डिफेंस हो गई, हर फील्ड में प्राइवेटाइजेशंस घुस चुकी है। लेकिन एक सीमित दायरा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्राइवेटाइजेशन करना गलत है, लेकिन सीमित दायरे में होना चाहिए, ताकि वेलफेयर का बात हमेशा रहे, सोशल के लिए यहाँ पे चीज़ें हों, पब्लिक के लिए यहाँ पे सुविधाएं हों, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस रखनी चाहिए। तो हिडनबर्ग रिसर्च के बारे में यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये यूएस की इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है, जो फोकस करती है क्या, एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलिंग, फाउंडेड बाय नथन एडरसन 2017 में। तो ये नाथन एडरसन है जो 2017 में हिडनबर्ग को फाउंड किए थे। याद रखिएगा, ये बैकग्राउंड की डिटेलिंग दे रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका नाम जो पड़ा हिडनबर्ग, 1937 में हिडनबर्ग रजिस्टर आया था, उसी के आधार पर यहाँ पे इसको हटाया जा सकता था, लेकिन इसी के आधार पे इसको पड़ा, ये हिडनबर्ग रजिस्टर के नाम पर हिडनबर्ग रिसर्च पड़ा। दूसरी चीज़ें, ये फॉर्म जनरेट करती है पब्लिक रिपोर्ट, और ये अपनी वेबसाइट से यहाँ पर कारपोरेट फ्रॉड जो भी चीज़ें होती हैं, मालफिसेंसेस होते हैं, जो भी गलत तरीके से उपयोग करके धन कमाया जाता है, तरक्की किया जाता है कैपिटलिस्ट क्लास के द्वारा, उसको ला करके रिपोर्ट रखती है। तो जैसे कि निकोला, क्लोवर हेल्थ, कांडी, लॉस टाउन, ये भी इन कंपनियों का भी एक लंबा खासा चिट्टा है। तो अडानी ग्रुप का ही रिपोर्ट नहीं बनाई है, बहुत सारे कंपनी का भी ग्रुप यहाँ पर बनाती हुई नजर आ रही है। हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क में है। और दूसरी चीज़ें, जो रिपोर्ट ये सर्कुलेट करता है हिडनबर्ग, ये लिमिटेड पार्टनर, ये क्या करता है, तो जो भी शॉर्ट पोजीशंस है, जो भी टारगेट है कंपनी का, वह टारगेट करता है किसी भी कंपनी को, और ये बिफोर पब्लिकली रिलीजिंग द रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट को पब्लिकली रिलीजिंग से पहले ही यहाँ पे आपको ये चीज़ें इन्फॉर्म हो जाती हैं। क्या, तो हिडनबर्ग टेक्स प्रॉफिट इफ द टारगेट कंपनी शेयर प्राइस डाउन। तो यहाँ पे यह कंपनी भी प्रॉफिट लेती हुई नजर आ रही है। अगर आपके लिए रिपोर्ट निकाला ये कोई चीज़ें, तो आपका शेयर सही में गिरता हुआ नजर आएगा। तो गिरता हुआ नजर आएगा तो हिडनबर्ग का क्या काम है, यहाँ पे उस कंपनी के गिरते हुए से इसको मुनाफे होते हैं। अब ये सारी चीजें बताई जा रही हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीजें बातें क्या बोली जा रही हैं यहाँ पे कि जो प्रोपागेशन है, जो ये व्यू फैलाया जा रहा है, किस प्रकार से कि ये
जो विचार है आपको स्ट्रेंथन करेगा डोमेस्टिक बिग बिजनेस को। और ये जो चीज़ें चल रही हैं कि ग्रैंड ग्लोबल कॉम्पिटिटर यहाँ पे निकल के आ रहे हैं और अपने भी भारत में यहाँ पे बिजनेस क्लास को बूस्ट करने की बातें बोली जा रही है। तो इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं। स्टेट पॉलिसी, डिप्लोमेसी और जो जनता का रिसोर्स है इसको किस प्रकार से यहाँ पे दिखाया जा रहा है, पब्लिक बैंक में किस प्रकार से इश्यू निकल के आ रही हैं, ये हम सभी लोग देख रहे हैं। इंडियन मार्केट की बात करी जाए तो बहुत सारे ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स भी नजर आ रहे हैं, स्टेट इंटरवेंशन भी कर रहा है और बहुत सारे लोगों को प्रोटेक्ट भी कर रहा है। तो बिग बिजनेस को सीधे स्टेट प्रोटेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा जो बात करी जाए यहाँ पे तो ये रिफ्यूज करना है, क्या रिड्यूस करना है इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इन पॉलिटिक्स। तो ये चीजें हैं, रिफ्यूज टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इन पॉलिटिक्स। इसका क्या मतलब हुआ, यही सीधे सीधे मतलब हुआ कि पॉलिटिकल जो पावर चल रहे हैं वो मनी के द्वारा यहाँ पर चलाया जा रहा है। यही यहाँ पे चीजें जो गवर्नमेंट फॉर्म हो रही हैं, ज्यादा से ज्यादा मनी पावर बेस गवर्नमेंट आ रही हैं, यही चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव एक नया एडिटोरियल है, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे और समझेंगे किस प्रकार से चीजें यूक्रेन में चल रही हैं और रसिया की क्या स्टैंड है। तो यूक्रेन की बात करी जाए तो यहाँ पे नाटो जो एक ग्रुप है, यही ग्रुप है, इसी ग्रुप में बनने के चलते यूक्रेन और रसिया के बीच में लड़ाइयां छिड़ी हुई हैं। तो जो विपिनरी और जो ट्रूप्स यहाँ पे भेजे जा रहे हैं यूक्रेन को, ये तो भेजे जा रहे हैं लेकिन नाटो का मेंबरशिप अभी इनको नहीं दिया गया है। अभी रिसेंटली जो विलिनियस शहर है वहाँ पर नाटो की मीटिंग हुई थी। तो नाटो की मीटिंग हुई थी जिसके कारण ये सोचा जा रहा था कि कहीं यहाँ पर यूक्रेन को नाटो में ऐड ना कर लिया जाए। लेकिन यहाँ पे यूएस का क्या स्टैंड रहा, यूएस बोला कि अगर हम ऐड करते हैं तो रसिया आप पे अटैक कर रहा है, यहाँ पे सीधे सब कंट्री की जिम्मेदारी हो जाएगी कि रसिया पे अटैक करना। इससे क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वार छिड़ जाएगा। आपको नाटो की डिटेलिंग बैकग्राउंड दूंगा तब ये सारी चीजें क्लियर होंगी, घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। तो जो सुप्रीमेसी है रसिया की डिफेंस में वो तो है ही, इससे कीव क्या है, यूक्रेन की राजधानी है, याद रखिएगा। कीव का कोई यहाँ पे मतलब कीव चैलेंज नहीं कर सकता है रसिया को, ऐसी बातें बोली जा रही हैं क्योंकि इसकी जो रसिया की मिलिट्री है काफ़ी नंबर में स्ट्रांग है। पैरामिलिट्री मशीनरी ग्रुप के यहाँ पे धोखा देने के बाद भी ये खड़ा हुआ है, याद रखिएगा। इसके हेड यवनिन प्रिगोजिन थे। तो ये प्राइवेट आर्मी थी रसिया की जो अभी डिसमेंटल करती हुई नजर आ रही है। यूक्रेन की बात करी जाए तो 9000 सिविलियन यहाँ पे मारे गए हैं, ऐसी बातें चल रही हैं। तो बताइए इतने लोगों को अपने देश के खो देना ये कोई समझदारी की बातें तो नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको क्या ही आवश्यकता है आप नाटो के मेंबर में जाकर के मिलने, आप नहीं मिलते तो भी रसिया यहाँ पे अटैक नहीं करता। और दूसरी बात है आपका तो ये लैंड आकर के कैप्चर कर नहीं रहा है कि आपको अपने अंदर हम मिला लेंगे। यहाँ पे आपको डील करना चाहिए मेरे हिसाब से रसिया से, और यहाँ पे बैठ के बातें करना चाहिए, ना कि वार से बातें करते हुए नजर आना चाहिए। तो हर चीज का समाधान बैठ करके हो सकता है, मेरा तो यही मानना था। दूसरी बातें क्या बोली जा रही है यहाँ पे, 6 मिलियन मेड रिफ्यूजी। यहाँ पे देखिए 1 मिलियन में 10 लाख बोली जाती है, तो 60 लाख के आसपास लोगों को यहाँ पे रिफ्यूजी शरण ही लेते हुए नजर आ रहे हैं दूसरे कंट्री में। आप अभी देखे होंगे बहुत सारे लोग मेडिटेरेनियन कंट्री को क्रॉस करके दूसरे कंट्री में जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो उस प्रकार की चीजें चल रही हैं कुछ, जिसके कारण यहाँ पे इश्यू निकल के आ रहा है। अगर बात करें यूक्रेन और रसिया की तो किसी भी फील्ड में ये यूक्रेन रसिया को चैलेंज नहीं कर सकते। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं क्या, तो यूक्रेन एक कंट्री है जो बॉर्डर करती है किससे, रसिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा। तो ये याद रखिएगा जो कि इम्पोर्टेंट है। ब्लैक सी के लिए यहाँ पे इसका चीजें इम्पोर्टेंट है। क्रीमिया को रसिया 2014 में हथिया लिया था। ये सी ऑफ एजोव है, क्वेश्चन आया हुआ है। ये कौन सा स्टेट है याद रखिएगा, कर्च स्टेट के नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन बनाया हुआ है। अब देखिए इसकी जो कैपिटल है कीव, यहाँ से एक रिवर निकल के आती है नाइपर, जो कि इम्पोर्टेंट है। दूसरी जो रीजन है खार्किव रीजन है, इसको यहाँ पे इस रीजन में प्रो रसियन रहते हैं। इस रीजन में प्रो रसियन लैंग्वेज बोलते हैं, यानी सपोर्ट भी करते हैं। इसलिए इस रीजन पे क्या कर रहा है,
यूक्रेन अटैक भी कर रहा है, उनके लोगों को मार भी रहा है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं और ये डोनेस्क और डोनबास वाली रीजन है जो कि आपको बताया। ये ज़ेपोरिज़ियो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यहाँ पे लगाया हुआ है। दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट चेर्नोबिल है, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। किस सन में एक्सीडेंट हुआ था कमेंट करके आप बता सकते हैं। अब जल्दी से नाटो के बारे में देखेंगे क्योंकि बैकग्राउंड डिटेलिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये क्या है, इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जिसमें 31 मेंबर यहाँ पे कंट्री के रूप में हैं। अगर बात करी जाए रिसेंटली कौन ऐड हुआ, तो फिनलैंड ऐड हुआ है। कौन ऐड होना चाहता है, स्वीडन ऐड होना चाहता है और यूक्रेन ऐड होना चाहता है। तो ये तो वेटिंग लिस्ट में है, इसको पहले ऐड किया जाएगा। 4 अप्रैल 2023 को स्वीडन को ऐड कर लिया जाता है। नाटो का हेडक्वार्टर बात करी जाए तो ब्रुसेल, मिलिट्री हेडक्वार्टर बात किया जाए तो मॉन्स में है। 2 लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, इंग्लिश और फ्रेंच, और ये कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पे चलता है। ये क्या होता है कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम, तो अभी आपको बताएं, जिनमें 31 कंट्री मेंबर हैं। अगर इनमें किसी भी कंट्री मेंबर पे कोई दूसरी कंट्री अटैक करती है, सब मिलकर इन कंट्री पे अटैक कर देंगे। यही इनका कलेक्टिव एक्शंस होगा। इसी की बातें बोली जा रही हैं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। सेकेंड यूक्रेनियन मेजर थ्रस्ट की बात करी जाए यहाँ पे, तो बाखमत रीजन जो आपको अभी दिखाया, ये रीजन यही बाखमत वाले रीजन है। तो बाखमत वाले रीजन में ये चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे इसको क्या किया जा रहा है, तो रसिया यहाँ पे गेन करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें यहाँ पे खार्किव रीजन कभी रसिया लिया था, तो फिर पुनः यूक्रेन इसको वेस्ट वाले वेपन की सहायता से कैप्चर करता हुआ नजर आ रहा है। तो पुनः रसिया यहाँ पे चढ़ाई कर रहा है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो जो खार्किव, खैरसॉन ये रीजन है, ये लड़ाइयाँ इस रीजन में चलती हुई नजर आ रही हैं, रुकने का नाम नहीं लिया जा रहा है। तो रसिया की जो आर्मी है नंबर में तो बहुत ज़्यादा है और डिफेंस के मामले में भी रसिया का कोई जवाब नहीं है। तो जो भी चीज़ें चल रही हैं ये वार को कम करती हुई नहीं नज़र आ रही हैं, क्योंकि अभी तो अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस है 2024 पे, जिसकी वजह से ये चीज़ें इसका भी इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट बाइडेन देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो अभी बताई जा रही हैं आपको, ये आप समझ लीजिए कि यूक्रेन और रसिया और यूएसए, ये जो तीनों कंट्री हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यूएसए चाहता है कि आप यूक्रेन क्या करिए, रसिया पे लड़ाई करते हुए रहिए, जिससे रसिया का जो इकोनॉमी हो, रसिया पे सैंक्शंस हो, जियोपॉलिटिकल हर प्रकार से चीज़ें खेलने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये दूसरे कंट्री पे बंदूक रखकर तीसरे कंट्री पे निशाना साधा जा रहा है। ये चीज़ें याद रखिएगा। यहाँ पे यूक्रेन का क्या है, ऑफेंसिव अगर बात करी जाए तो जो फोर्सेस हैं ये बहुत सारे चीज़ों को प्रॉब्लम फेस करते हुए नजर आए। कहाँ के, यूक्रेन की। क्या क्या, तो ये आर्म्स और इम्यूनिशंस की कमी है। भले नाटो दे रहा है लेकिन इस क्वांटिटी में नहीं दे पा रहा है जो ज़्यादा से ज़्यादा नीडेड है, क्योंकि रसिया तो ऐसी कंट्री है जो उसके पास भरमार है एम्यूनिशंस की, जो हथियार है उसकी कमी नहीं है। यहाँ पे इन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे बताया जा रहा है। तो अभी जो बॉम्बलेट दिया गया है आपको बता दें, स्काल पे एक चीज़ें दी गई हैं, ये भी बम दी गई हैं वेस्ट यूरोपियन कंट्री के द्वारा। दूसरी चीज़ें जो क्लस्टर बम दिए गए हैं यूएसए के द्वारा। तो इस प्रकार के जो बम दिए जा रहे हैं तो रसिया भी वार्निंग देता हुआ नजर आ रहा है कि भैया मेरे पास भी बहुत सारे बम हैं, अगर एक बार भी आप यूक्रेन इनका प्रयोग करोगे दिए हुए बम को, तो हमारे पास जो बम हैं हम उनका भी प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें हैं। देखते हैं किस प्रकार की तरफ मुड़ता है वर्ल्ड और किस प्रकार से चीज़ें चलती हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ई रिक्शा पर एक आर्टिकल आया है, वो भी देखा जाएगा। ई रिक्शा क्या होता है, बैटरी से ऑपरेटेड रिक्शा। पहले मैनुअल पूलिंग होती थी रिक्शा की, अब जो है बैटरी से ऑपरेटेड रिक्शा होती है। ये एक अच्छी बात है जो पॉल्यूशंस नहीं मचाती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करी जाए तो इंडिया में 2400 एडिकेट एगो यहाँ पे चीज़ें थी, अभी क्या हो गई हैं 2023 तक 27 लाख के आसपास चीज़ें पहुँच गई हैं। तो शेयर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये स्टील अगर बात करी जाए तो 1% मार्क को क्रॉस नहीं की है, लेकिन ड्रामेटिक शिफ्ट जरूर हुई है यहाँ पे। अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो समय आता हुआ चल रहा है उसका डिमांड है 15 से 2020 तक ये चीज़ें चली हैं, लेकिन अब जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल ये ग्रो हो रहे हैं और स्लो पेस से ग्रो हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत तीव्र गति से ग्रो हो रहे हैं, फ्लैक्चुएट करके चीज़ें चल रही हैं। तो इसका इस्तेमाल चल रहा है। लास्ट 4 ईयर की अगर बात करें तो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल की यहाँ पे वृद्धि हुई है पिछले 4 साल में। अगर देखा जाए तो
तीव्र गति से, क्विकर पेस से ये चीज़ें चल रही हैं। इलेक्ट्रिक बाइक भी यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से फिनेंशियल ईयर 20 से 24 के आंकड़ों में कैसे ये ग्राफ खड़ा हो गया है। टू व्हीलर की बात करी जाए, ई रिक्शा की बात करी जाए, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से चीज़ें यहाँ पर बढ़ी हुई हैं। अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए कि किस स्टेटों में यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के शेयर हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एचपी हो गई, ये दिल्ली हो गई, ये आसाम हो गई। इन स्टेटों में यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। ये सारी डिटेल जो दिया गया है आपको, इस डिटेल का इस्तेमाल आप इन्वायरमेंट के इशू इम्पैक्ट पे यूज कर सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है, लाइटनिंग नॉट अ नेचुरल डिजास्टर। यहाँ पे केंद्र सरकार ये बातें बोली जा रही हैं। हमको लगता है ये नेचुरल डिजास्टर ही है अगर देखा जाए, क्योंकि ये ह्यूमन जो है क्या नहीं कर सकता। हम लोग बिजली गिरा सकते हैं क्या? तो ये ऐसी चीज़ें बोली गई हैं। इनडायरेक्ट रूप से अगर देखा जाए तो ये मानव बिजली गिराता है, यहाँ पे नेचर बिजली नहीं गिराता है। अब ऐसा क्यों बात बोली जा रही है? तो ऐसा इसलिए बात बोली जा रही है कि जो इनका बिजली गिराने का रेट है बहुत तीव्र गति से कोई आसमान से आदमी जाकर के गिरा दे रहा है, जिसके कारण यहाँ पे सेंटर ये बोल रहा है कि ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है। अब देखिए इस प्रकार से चीज़ें चलेंगी तो कैसे चीज़ें सही होंगी। सेंटर को सोचना चाहिए कि ह्यूमन बिजली नहीं गिराता, बारिश नहीं कराता, नेचुरल तरीके से चीज़ें चलती हैं तो नेचुरल डिजास्टर में ही तो आएंगी। यहाँ पे क्यों बातें ऐसी बोला है सेंटर, उसको अगर देखें तो यहाँ पे देखेंगे मैसिव नंबर बढ़े हैं। तो बिहार में यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों की डेथ भी हुई है, 107 के आसपास के लोगों की डेथ भी हो गई है। 1500 बात करी जाए तो उन्होंने अपनी जिंदगियों को खोते हुए नजर आए 2020 में। वहीं पे बात करी जाए तो एनसीआरबी डाटा के अनुसार यहाँ पे 3000 के लगभग 2021 में लोगों की डेथ हुई है। 2020 में बात करें तो 2862 पीपल की यहाँ पे डेथ हुई है। 2019 में 2800 यानी 3000 के अप्रॉक्स में प्रति साल यहाँ पे 19 से डेथ होती हुई नजर आ रही है। तो ये आईएमडी यहाँ पे क्या बोला है, जो रिस्क है ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कमियां इसमें नहीं हो रही हैं। अब सेंटर क्यों हाथ पीछे कर रहा है अपना, तो आपको बता दें सेंटर असिस्टेंस यहाँ पे देना चाहिए, जिसके कारण जिसको कंपनसेशन बोलते हैं। तो जो डेथ हो रही है ना वो कितने लोगों को दिया जाएगा, यही यहाँ पे क्वेश्चन है। और बिहार में जो बातें बोली जा रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी की भी नहीं है, तो ये चीजें चल रही हैं और बिहार में डेथ सबसे ज्यादा चल रही है। तो पूरा का पूरा पॉलिटिक्स, पूरा का पूरा मोटिवेटेड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा सबसे ज़्यादा कुछ चीज़ें यहाँ पे डिफरेंसेस नज़र आएंगे। तो यहाँ पे डिफरेंसेस क्या नज़र आएंगे, आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये देखिए यहाँ पे, तो ये जो दो फेस है, यहाँ पे दो फेस में एक में आपका बाल ढका हुआ है, एक जो है बाल खुली हुई है। तो इन्हीं के ऊपर यहाँ पर ईरान में यहाँ पे केस चलाया जा रहा है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की यहाँ पे डेथ भी हो गई है। थोड़ा प्रोटेस्ट भी चल रहा है, जिसके कारण इशू निकल के आ रही है। इन वुमेन को यहाँ पे जो हेयर अनकवर्ड करी हैं पब्लिक डिफेंस में, ये ड्रेस कोड था ईरान पुलिस का, यहाँ पे ये चीज़ें रिक्वायरमेंट थी, जिसके कारण नहीं फॉलो हुई तो इशू निकल के आ रही है। ये ईरान का मैटर है, याद रखिएगा। आपके कोरिया में, साउथ कोरिया में भी फ्लड से 33 लोगों की मृत्यु हो गई। ये नहीं है केवल इंडिया को इम्पैक्ट कर रहा है, जब भी क्लाइमेट चेंज होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, पॉल्यूशंस होती है, तो ये किसी बॉर्डर में सीमित नहीं होती, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं और नेचुरल चीज़ें को बॉर्डर में आप कैद नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या हो रहा है, हर एक कंट्री, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे कोरिया हो, चाहे इंडिया हो, चाहे यूएसए हो, यूएसआर हो, आई मीन रसिया हो, हर कंट्री में, यूके लंदन की भी बातें बोली जा रही हैं, तो हर कंट्री में बाढ़ का कहर हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे ह्यूज फ्लड निकल के आ रहे हैं। अभी रिसेंटली ट्विटर के ऑनर एलन मस्क साहब यहाँ पे क्या बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो इनका जो है एडवर्टाइजिंग में रेवेन्यू कम हो रहा है, आधा से अधिक ये कम कर चुके हैं। ट्विटर का एक है नया ऐप आया हुआ है, ट्विटर का नहीं आया हुआ है, मतलब इनका कंपटीटर आया हुआ है मार्केट में, जिसका नाम थ्रेड है, याद रखिएगा। तो ये आया हुआ है थ्रेड, इनका कंपटीटर।
जैन बिर्किन इंपॉर्टेंट सेलिब्रिटी थी, ब्रिटिश फ्रेंच आइकन थी। ये देख सकते हैं, इनकी आत्मा को शांति हो। 76 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो आपको बताया किस कंट्री की हैं, किस फील्ड से हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है, क्योंकि ये पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, रसिया के पास सफिशिएंट स्टॉक पाइल है क्लस्टर बॉम्ब की। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इनके पुलिस इन्वेस्टिगेशंस भी कर रहे हैं। पुतिन ये बात बोले हैं, क्यों बोले हैं तो आपको बता दें। आपको कई सारे क्लस्टर बम जो ग्रुप ऑफ बम दिए गए हैं, किसको, यूक्रेन को। यूक्रेन उसका अगर प्रयोग करेगा तो रसिया भी यहाँ पे वार्न देता हुआ नजर आ रहा है कि इसका प्रयोग हम भी करेंगे। ये क्लस्टर, ये बम देख लो यहाँ पे। तो ये चीजें हैं, वार रुकने वाली नहीं है, बढ़ती हुई नजर आ रही है। रसिया की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, आर्कटिक सर्किल भी यहाँ पे क्रॉस करती है। और कुछ इंपॉर्टेंट सी को देखेंगे तो नॉर्वेजियन सी, बैरेंट्स सी, कारा सी, लैप्टेव सी, ईस्ट साइबेरियन सी। सबसे इंपॉर्टेंट बेरिंग स्ट्रेट हो जाती है, बेरिंग सी हो जाती है। ये स्ट्रेट और सी दोनों यहीं पे हैं। और सी आप ओखोत्सक, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चंस यहाँ से बनाए हुए हैं, इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए चीजें याद रखिएगा। आशा करते हैं जो यहाँ पे बताई गई हैं चीज़ें वो क्लियर हो गई होंगी। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, कमेंट सेक्शंस आपके लिए खुला है, वहाँ से जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।